फर्क नजर आएगा। दिल्ली शराब घोटाले नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। कांग्रेस को इनकम टैक्स नोटिस को लेकर घमासान जारी है तो बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सियासी माहौल गर्म है, आपको यह खबर विस्तार से दिखाएंगे। साथ ही साथ बात करेंगे न्यूज क्लिक मामले की, जिसमें दिल्ली पुलिस ने अदालत में पहली चार्जशीट दाखिल की है। देश में चीनी प्रोपेगेंडे पर किस तरह से सियासी घात प्रतिघात हुए थे, आपको याद होगा। चीनी प्रोपेगेंडे पर लगाम कितना जरूरी है, विस्तार से चर्चा करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले में आप सरकार के एक और मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी ने पूछताछ की तो बीजेपी हुई हमलावर। विस्तार से दिखाएंगे दिल्ली की सियासत आपको। अगले 1 घंटे में होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर, दिखाएंगे खेल और अर्थ जगत की भी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। इनकम टैक्स नोटिस पर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार। कांग्रेस ने कहा बार बार दिए जा रहे हैं नोटिस। बीजेपी बोली कांग्रेस ने नियम कायदों की उड़ाई धज्जियां। अपीलीय ट्रिब्यूनल से कोर्ट तक साबित हो चुकी है कांग्रेस की गलती। दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक मामले में दाखिल किया पहला आरोप पत्र। पटियाला हाउस कोर्ट में दायर चार्जशीट में न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को बनाया गया आरोपी। प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती भी अदालत में पेश। दिल्ली शराब घोटाले में आप सरकार के एक और मंत्री पर कसा शिकंजा। ईडी ने कैलाश गहलोत से की 5 घंटे तक पूछताछ। भाजपा ने बोला हमला, कहा किसने कितना माल खाया सब सामने आ रहा है। राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से किया सम्मानित। भाजपा ने चुनाव घोषणा पत्र समिति का किया गठन। रक्षा मंत्री और वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह को बनाया गया समिति का प्रमुख। 27 सदस्यों वाली समिति तैयार करेगी घोषणा पत्र। पशुपति पारस ने अपनी पार्टी को बताया एनडीए का अभिन्न अंग। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए तेज हुआ नामांकन। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, राजीव चंद्रशेखर और गजेंद्र सिंह शेखावत ने भरे पर्चे। वहीं बिहार में इंडी गठबंधन में खींचतान जारी। बीमा भारती की पप्पू यादव को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत। सामने आई माफिया मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट। हार्ट अटैक को बताया गया मौत का कारण। मौत की न्यायिक जांच कर रही टीम ने बांदा जेल का किया दौरा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस को इनकम टैक्स नोटिस की। कांग्रेस को इनकम टैक्स की जो नोटिस दी गई है उसको लेकर दिल्ली ही नहीं देश भर में सियासत गर्म है। कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार जारी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उन्हें जानबूझकर बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई हैं और अपीलीय ट्राइब्यूनल से लेकर कोर्ट तक कांग्रेस की गलती साबित हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। आयकर रिटर्न में अनियमितताओं के चलते कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग ने 1823 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस भेजा था, जिसके बाद शुक्रवार रात को इसी मामले में 2 और नोटिस कांग्रेस पार्टी को भेजे गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला और आईटी विभाग के द्वारा भेजे गए नोटिस को बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है। हमें बार बार कल रात को भी 2 और नोटिस मिले हमें
कल जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब तक 4 नोटिस हमें मिले थे, कल रात को 2 और नोटिस मिले हैं और आज मैं नहीं जानता हूं और कितने नोटिस आएंगे, क्योंकि अभी तक केसरी जी के जमाने तक ही नोटिस आए हैं। आईटी विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस में टैक्स के साथ ही जुर्माना और ब्याज भी जोड़ा गया है। ये नोटिस साल 2017-18 से लेकर 2020-21 के लिए भेजा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से पुनर्मूल्यांकन प्रोसीडिंग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की याचिका खारिज करने के बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1823 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है, जिसको लेकर सियासत जोरों पर है। कांग्रेस के आरोप पर भाजपा ने जोरदार तरीके से पलटवार किया और कहा कि जो लोग कानून का पालन नहीं करते हैं उन्हें कानून का सामना करना ही पड़ेगा। उन्होंने टैक्स के कंप्लायंस नहीं किए। जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर एग्जेम्पशन चाहिए, जो चंदा वसूली करते हैं, आता है, डोनेशन आता है, उस पर अगर टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए तो अंडर सेक्शन 13A उसको मैंडेटरी कंप्लायंस है, उसको पूरा करना चाहिए। उन्होंने नहीं किया। आयकर मामले में जो गड़बड़ियां कांग्रेस पार्टी ने की है उसकी जांच होनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि कानून बनाने वाले लोग कानून का ना पालन करने के नाम पर प्रोटेस्ट, धरने जैसी चीजें करके न्यायालय और इंस्टीट्यूशंस को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ शनिवार को देश के कई शहरों में प्रदर्शन किया तो भाजपा ने इसे कांग्रेस की हताशा करार दिया और कहा कि कानून समान रूप से काम करता है। कांग्रेस पार्टी पर अब कोई टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। अगर कानून के घेरे में है तो कानून सबके लिए बराबर है, और अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो बिल्कुल अनुचित है। इसलिए अनुचित है कि कानून यदि अपना कदम उठाता है तो इनकी बेचैनी बढ़ती है, चाहे वो काला धन हो या और भी कई ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस पार्टी के इतिहास से जुड़ा हुआ है। आयकर विभाग के नोटिस पर कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी को पैसे के मुद्दे पर कमजोर करने की ये कोशिश है, जबकि भाजपा ने साफ किया है कि एजेंसी स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है। This is the weakness what the BJP has understood, that they will lose the election, so they are trying to create all type of fear, including me also. Yesterday night I got a notice from the income tax which has already been settled matter. मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के छोटे छोटे वर्कर से लेकर के देश के सभी मतदाता जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी, उनका घमंडिया अलायंस, उनका इंडी अलायंस, और उस इंडी अलायंस जिसके नेतृत्व ही अभी स्पष्ट नहीं है, वो कहीं भी सरकार में आने वाले नहीं हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप राजसी परिवार से हैं, आप डायनेस्ट हैं और आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया तो होगा नहीं। देश में इनकम टैक्स देने का काम उतना मेरा भी है, उतना जयराम रमेश का भी है, उतना कांग्रेस पार्टी का भी है, उतना बाकी सब पार्टीज का भी है। गौरतलब है कि नोटिस मिलने से पहले कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 2017 से 2021 के लिए आयकर विभाग के जुर्माने की दोबारा जांच की मांग की थी, लेकिन अदालत ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने पिछले आदेश में कहा था कि कांग्रेस ने याचिका का रास्ता तब अपनाया जब टैक्स असेसमेंट की आखिरी तारीख नजदीक आ गई। कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रथम दृष्टया यह लगता है कि आयकर विभाग ने कांग्रेस के खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठा किए हैं। इससे पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस के खातों से 135 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की थी। कांग्रेस से ये रिकवरी 2018-19 के लिए की गई थी। दरअसल कांग्रेस ने आयकर भरने की अंतिम तारीख के 1 महीने बाद अपने कागज जमा किए थे और साथ ही उन नियमों का उल्लंघन किया था जिसके अंतर्गत इसे आयकर भरने में छूट मिलती है। नियमों के उल्लंघन के चलते आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को नोटिस दिया, लेकिन कांग्रेस अपनी गलती को राजनीतिक मुद्दा बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। दिल्ली की सियासत की बात करें। दिल्ली शराब घोटाले में आप सरकार के एक और मंत्री कैलाश गहलोत पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। ईडी ने कैलाश गहलोत से 5 घंटे तक गहन पूछताछ की। इस मामले को लेकर दिल्ली की सियासी तपिश चरम पर है। आप सरकार के मंत्री से पूछताछ पर बीजेपी ने हमला बोला है और आप नेताओं पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी सरकार के एक और मंत्री पर शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। अब ईडी ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी ने गहलोत से 5 घंटे तक लंबी पूछताछ की। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आपके कई नेताओं को जांच एजेंसियां पहले ही गिरफ्तार कर चुकी हैं। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि कैलाश उस ग्रुप का हिस्सा थे जिन्होंने दिल्ली में नई शराब नीति को लागू किया था।
ईडी ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति के तहत साउथ ग्रुप के शराब कारोबार के लाइसेंस के एवज में आप और उसके नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। साउथ ग्रुप में बीआरएस नेता के कविता के शामिल होने का आरोप है। इस बीच दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिसने चोरी किया उसे जवाब तो देना ही होगा। हमारा पहले से मत था कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता मुख्यमंत्री समेत शामिल हैं और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और कई परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अब शराब घोटाले में और नए किरदार सामने आएंगे। जिसने चोरी की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। ऐसे तो अरविंद केजरीवाल को खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी का चरित्र ऐसा है कि इसमें नैतिकता नाम की कोई जगह है नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में है। मनीष सिसोदिया सांसद संजय सिंह मामले में पहले से ही जेल में हैं। कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर आम आदमी पार्टी ने इसे पार्टी को खत्म करने के लिए भाजपा की साजिश करार दिया है। असल सवाल से ध्यान भटकाने की ये पूरी कवायद है, पूरी कोशिश है। हम सब जानते हैं सैकड़ों रेड्स पड़ी, सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अभी तक सबूत के तौर पर कागज का एक टुकड़ा नहीं मिला और 1 रुपए की वसूली नहीं दिखा पाई, कोई मनी ट्रेल नहीं दिखा पाई। इस बीच भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को कौन आशीर्वाद देगा। उन्होंने कहा कि आशीर्वाद ऐसे लोगों को मिलता है जिसने जनता के लिए कुछ काम किया हो। लोग खुश होकर आशीर्वाद देते हैं, लेकिन दिल्ली की हालत तो खस्ता है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शुक्रवार को एक अभियान की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने व्हाट्सएप नंबर जारी कर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जनता से आशीर्वाद मांगा है। हालांकि ये नंबर कुछ घंटों में ही डिलीट हो गए। जब भी आजकल कोई कहेगा केजरीवाल को आशीर्वाद दो, तो दिल्ली की जनता कह रही है भ्रष्टाचारी को आशीर्वाद देने को बोल रहे हो। अब अरविंद केजरीवाल के प्रति दिल्ली की कोई संवेदना नहीं है। दूसरी बात, कहाँ है आम आदमी पार्टी के लोग, कहाँ है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता? वो क्यों नहीं आशीर्वाद मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए? पत्नी को ही क्यों मांगना पड़ रहा है? दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये नीति शुरू से ही विवादों में थी, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो सरकार ने इसे रद्द कर दिया। कथित शराब घोटाले का खुलासा 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था। इस रिपोर्ट में उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि न्यूज क्लिक मामले में आज दिल्ली पुलिस ने अपनी जो चार्जशीट है वो दाखिल की है। क्या कुछ है खास, उस पर चर्चा होगी ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट, SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक और उसके संस्थापक व प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मोटी रकम लेकर चीन समर्थक प्रचार करने और चीनी एजेंडे को देश में बढ़ावा देने के आरोपों के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपनी पहली चार्जशीट दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की है। मोटी रकम लेकर चीन समर्थक प्रचार करने और चीनी एजेंडे को देश में बढ़ावा देने के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस के निशाने पर आए न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक और उसके संस्थापक व प्रधान संपादक
प्रबीर पुरकायस्थ की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस मामले में अपनी पहली चार्जशीट दायर की है। स्पेशल सेल ने आरोप पत्र पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर हरदीप कौर के समक्ष दायर किया। आरोप पत्र, जिसे कई हजार पन्नों का बताया जा रहा है, और सहायक दस्तावेज बक्सों में भरकर अदालत लाए गए थे। प्रबीर पुरकायस्थ और वेबसाइट के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को अदालत में पेश किया गया। प्रबीर पुरकायस्थ मामले के मुख्य आरोपी है, जबकि अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनाया गया है। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अब इस मामले में बहस की शुरुआत होगी। अदालत ने इस मामले में 16 अप्रैल को अगली तारीख तय की है। चार्जशीट में न्यूज क्लिक के एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि न्यूज क्लिक को चीन के समर्थन में प्रचार करने व देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के लिए कथित तौर पर चीनी कंपनियों से धन प्राप्त हुआ था। चार्जशीट में जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जानकारी दी गई है। पुलिस ने कई छापों में करीब 480 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की थी। न्यूज क्लिक पर आरोप है कि इन्हें विदेश से लगभग 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। FIR में कहा गया है कि अमेरिका के करोड़पति नवल राय सिंघम लगातार न्यूज क्लिक को फंडिंग कर रहे थे। जांच में खुलासा हुआ है कि 3 साल के अंदर 38.05 करोड़ रुपए के फेक विदेशी फंड का ट्रांजैक्शन किया गया था। ये पैसे गौतम नवलखा और तीस्ता सीतलवाड़ के सहयोगियों के अलावा कई पत्रकारों को दिए गए थे। इसमें FDI के जरिए 9 करोड़ 59 लाख रुपए और सर्विस एक्सपोर्ट के बदले 28 करोड़ 46 लाख रुपए देने की बात सामने आई थी। चीन से आया पैसा कुछ विदेशी फर्म्स के माध्यम से न्यूज क्लिक तक पहुंचा। यही पैसा न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों को भी दिया गया था। साल 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने न्यूज क्लिक को मिली अवैध फंडिंग को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उस वक्त न्यूज क्लिक के प्रमोटर्स को गिरफ्तारी से राहत दे दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस पूरे मामले पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे और आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है न्यूज क्लिक मामला, चीनी एजेंडे पर पुलिस की सख्ती। न्यूज क्लिक मामला, चीनी एजेंडे पर पुलिस की सख्ती, ये आज का हमारा विशेष है। न्यूज क्लिक मामला, चीनी एजेंडे पर पुलिस की सख्ती। अदालत की कार्रवाई हुई है और अपनी चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की है। तो न्यूज क्लिक मामला, चीनी एजेंडे पर पुलिस की सख्ती, ये आज का हमारा विशेष है। और अब अपने विशेष मेहमानों से भी आपका परिचय करा देते हैं। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी। और डॉक्टर संजय कुमार चड्ढा, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। संजय चड्ढा जी, बहुत स्वागत है आपका। और संजय चड्ढा जी, अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहें और थोड़ी सी अदालती कार्रवाई समझना चाहें, UAPA कानून के विषय में तो आप हमको जानकारी दें ही कि किस तरह से इस पर कैसे इसमें कार्रवाई होती है, किन 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 मामलों में, और साथ ही साथ अब जब चार्जशीट फाइल हो गई है, कैसे बढ़ेगा ये मामला आगे? 2-3 चीजें जी। पहले तो चार्जशीट जो है वो अभी और भी फाइल, सप्लीमेंट्री चार्जशीट अभी और भी फाइल होने का अंदेशा है। जी 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 जी, ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि और भी चार्जशीट इस मामले में भी फाइल होगी। जी, सप्लीमेंट्री। जी, सप्लीमेंट्री। देखिए, ये एक ऐसा मामला था जहां पे जो ये अभियुक्त गण हैं, इन लोगों को एक एजेंडे के तहत काम कर रहे थे। इनका एजेंडा था कि चाइना का जो प्रचार प्रसार करना हमारे देश में, और जो कि देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ था, भारत के खिलाफ, भारत के अंदर एजेंडा चलाने का इनको पैसा मिलता था। ये एक क्रक्स ऑफ द केस है। इस केस का जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि जब ये शिकायत के बाद FIR हुई और ईडी ने जब अपना इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, उन्होंने ये पाया कि ये विस्तार से ये तमाम चीजें हो रही थी, किस प्रकार से मनी ट्रेल सारा मिला, पैसा आया। आपने अपने शुरुआती उद्घोषण में बताया कि कितना रुपया कहां से आया और कैसे कैसे आया। वो तमाम चीजें जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मिली, और सोने पे सुहागा हुआ जब अमित चक्रवर्ती नामक जो HR हेड था इस कंपनी का, ह्यूमन रिसोर्स हेड मतलब कि जो थे, वो अप्रूवर बन गए।
उन्होंने अपने उसको स्वीकार किया कि ये कमियां हैं, ये क्राइम हम लोगों ने किया है, और उससे एक बड़ी मजबूती के साथ सारा चीज जो है खुलासे के साथ सामने आई। तो वो एक बहुत बड़ा मोड़ था जिसमें अमित चक्रवर्ती जो हैं वो अप्रूवर बन गए, सरकारी गवाह बन गए। अब आपने देखा कि चार्जशीट में विस्तार पूर्वक तमाम चीजें आई, कितनी सारी जो हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स और ये जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं, तकरीबन 500 के करीब, आप स्तब्ध रह जाएंगे, उनका भी अवलोकन किया गया। तो एक कोई छोटा चीज नहीं, बहुत बड़े स्तर पे भारत के खिलाफ भारत में बैठ के एक साजिश की जा रही थी। इसीलिए ये इतना सख्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है भारत की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी के लिए, भारत की संरक्षता के लिए और हमारी एकता, अखंडता और आगे विकास के लिए। जी जी जी, निश्चित तौर पर हर्षवर्धन जी, जब हम चीनी प्रोपेगेंडे की बात करते हैं, किस तरह से इसको एक सिस्टम बना करके, एक पूरा कॉकस बना करके देश में इसको चलाए जाने की कोशिश की गई, और साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे इस पर लगाम लगाना कितना ज़रूरी, क्योंकि इस तरह का जो प्रोपेगेंडा था, आपको याद होगा कि जब ये मामला आया तो कितना सियासी वाद विवाद हुआ, कहा गया कि पत्रकारों का गला घोटा जा रहा है, फोर्थ स्टेट का गला घोटा जा रहा है, इस तरह की जो तमाम बातें सामने आई, और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा है। देखिए, पत्रकारिता करते हुए देश के विरोध में आप सरकार के विरोध से देश के विरोध तक खबरें लिखते हुए चले जाते हैं, इसकी बड़ी बारीक सी लाइन होती है। सरकार का विरोध करना ये पत्रकारों का धर्म है, कर्म है, अगर कुछ गलत दिख रहा है तो, और उसमें जरा सा भी किसी को ऐतराज होना भी नहीं चाहिए। न्यूज क्लिक का जो मामला है, इसको अगर हम थोड़ा और पीछे से जाकर देखें तो भारत में क्योंकि पहले ढेर सारे ऐसे चीनी ऐप्स थे, चीनी वेबसाइट थी, और बाकायदा एक न्यूज एजेंसी भी काम करती थी, यूसी वेब ब्राउजर था, यूसी न्यूज था, ऐसी ढेर सारी जो चीनी संस्थाएं थी वो काम करती थी। उससे जुड़े हुए भारतीय पत्रकार भी काम करते थे, और बाकायदा इस पर टीवी चैनलों की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी कि कैसे वहां लिखने पर जो भारत विरोधी मटेरियल है वो तो आगे पुश होता था। अगर आप भारत के पक्ष में कुछ लिख रहे हैं या फिर चीन के खिलाफ कुछ लिख रहे हैं, विशेष करके सीमा से जुड़े संवेदनशील मामलों में, विशेष करके भारत सरकार का कोई एक्शन है उसको लेकर, तो बाकायदा उसके लिए कीवर्ड थे, सर्च कीवर्ड थे, जिसकी वजह से उनको ब्लॉक किया जाता था। जब भारत सरकार ने गलवान के बाद ऐसे सारे चीनी ऐप्स, वेबसाइट वो सब ब्लॉक कर दिए, तो शायद उनके पास बहुत रास्ते नहीं थे। ऐसे में उनके पास इस तरह की कोई वेबसाइट हो जो सरकार के विरोध में खड़ी दिखती हो, और वो वहां तक जाकर काम कर सके जो शायद भारत के विरोध तक चला गया था। इसमें ढेर सारे लोगों को उन्होंने अप्रोच किया, और ये तो बहुत ही खतरनाक तरीके से है कि कोई अमेरिकी उद्योगपति जो चीनी मूल का है या चीन से जुड़ा हुआ है, वो पैसे लगाता है, और उसके पैसे से यहां पर एक वेबसाइट चलती है, कुछ पत्रकारों का समूह उसमें शामिल होता है। अब क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इसमें चार्जशीट दाखिल की है, बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट है, उसमें से निकल कर चीजें आएंगी तो समझ में आएगा कि वो फंडिंग किन किन लोगों तक गई, वो पैसे किस तरह से दिए जाते थे, और जो सबसे जरूरी है जानना, कौन कौन सी खबर, किस तरह की खबर, क्योंकि भारत और चीन के रिश्तों में कई बार इस तरह की खबर प्ले की गई, और उसमें कई बार हमारे नेता भी बोलते हैं कि चीन ने हमारी जमीन ले ली है, हमारे सैनिक तो पिट रहे हैं, उसको कैसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, उसका उपयोग कैसे दुनिया के अलग अलग मंचों पर किया जाता है, वो सब भी सामने आना चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब विश्व मंचों पर भारत की भूमिका बेहतर हो रही है, तो विदेशी साजिश से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। ये एक मामला है, मुझे लगता है कि ऐसे और ढेर सारे मामले होंगे जिनको खोजा जाना चाहिए, जिनको पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी विदेशी दखल भारत में देने की कोशिश हुई है अलग अलग तरीकों से, वो ये दिखाता है कि सिर्फ इतना भर मसला ये नहीं होगा। जी जी बिल्कुल, ये एक बल्कि इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि ये जब इस तरह के मामले आते हैं, हम देखते हैं कि सियासी दल इसके पक्ष विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, कई बार मैं ये नहीं कह सकता कि जानबूझकर या अनजाने में। ये भी कितना घातक है? नहीं, मुझे लगता है ये ज्यादा खतरनाक है, और क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए, और ये मैं बार बार कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि आप कोई भी लड़ाई कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री से लड़िए, सत्ताधारी पार्टी से लड़िए, जब भी जो पार्टी सत्ता में है, विपक्ष का काम ही यही है। लेकिन अगर विदेशी कोई हस्तक्षेप हो, तब आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अभी कहें, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर
जी। अमेरिकी दूतावास की तरफ से, अमेरिका की तरफ से टिप्पणी आ गई, और जब भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने उस पर टिप्पणी की, उसके बाद भी देश के राजनीतिक दल सरकार के साथ नहीं खड़े हुए, क्योंकि उनकी लड़ाई सरकार से है। उनको लगता है कि चुनाव का वक्त है, ऐसे समय में हम क्यों ये बोले। लेकिन ये अच्छा उदाहरण नहीं होगा, ये बैड प्रेसिडेंट है कि आप देश के मामलों में विदेशी जो हस्तक्षेप है उसके साथ खड़े नजर आते हैं। आप विदेशी भूमि पर जाकर ऐसी बात कराते हैं जो भारत के लोकतंत्र को कमजोर करता है। और जब न्यूज क्लिक जैसी वेबसाइट में चीनी फंडिंग का मसला हो, उसमें अमेरिकी उद्योगपति का मसला हो, और इस तरह से नेताओं का व्यवहार हो, तो बड़ी बारीक लाइन हो जाती है। और कई बार तो आमतौर पर यह साबित करना भी मुश्किल होता है कि कौन किसके साथ खड़ा है, देश के खिलाफ खड़ा है या फिर वो सामान्य आलोचना कर रहा है। जी, संजय चड्ढा जी, दो चीज समझना चाहेंगे। एक तो ये यूएपीए के तहत जो मामला इसमें किया गया, किस तरह से कानून चलता है, और दूसरी चीज ये भी समझना चाहेंगे कि फंडिंग किस तरह से विदेशों से ले सकते हैं। कोई कानून जरूर है, जब हम FRCA की बात करते हैं तो उसमें उसके तहत भी नियम होते हैं। तो जब तक नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाता, मामले इस तरह से दर्ज नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक आपने कहा। मैं एक बात हर्ष भाई की उठा के वहीं से बोलना चाहूंगा। देखिए, सरकारों का विरोध करना, जैसा उन्होंने खुद बताया, पत्रकार का तो ये धर्म है, लेकिन सरकार कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर किया जाए वो एक बहुत अहम चीज है। लेकिन वो धर्म का अगर ये अधर्म हो जाएगा कि आप सरकार के चलते और देश के क्रिटिसिज्म करने चाहिए, देश सर्वोपरि है। पहली चीज, एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहता, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जितना करना करिए जी। अब जहां तक बात है यूएपीए की, यूएपीए का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटी है, जैसे कि इस केस में हमने देखा, जो हमारी नेशनल सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ कोई भी चीज है, तो उसको रोकने के लिए ये बहुत ही एक सख्त लॉ, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव। अब आपने बताया कि कैसे बाहर से पैसा आता है, और वो तो एक नियमावली है, फेरा फेमा, हमने लॉ देखे हुए, कितने कठोर लॉ है, और कोई भी $1 का भी इधर से उधर नहीं हो सकता, इलीगल, और फौरन पकड़ा जाएगा। तो वो RBI के माध्यम से ही आएगा। देखिए, यहां पे क्या होता है, वो प्रॉपर चैनल से आ रहा था, लेकिन उसके पीछे जो हिडन एजेंडा था वो नहीं दिख रहा था। दैट इज द रीजन ये जो केस है, वो अभी इसकी जो चार्जशीट फाइल हुई है, वो यूएपीए के तमाम 13, 15, 14 और तमाम सारे सेक्शंस के तहत हुई है, ना कि कोई वॉयलेशन उन्होंने पैसे को लाने में किया है। वो उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे जो मुझे नॉलेज है, उस पे नहीं चार्जशीट फाइल हुई है। ये चार्जशीट सिर्फ इसलिए हुई है कि ये फंड्स वहां से लिए और उस फंड का मिसयूज किया भारत की जमीन के खिलाफ, ये है। जी जी जी, हर्षवर्धन जी, एक चीज समझना चाहेंगे कि जैसे बतौर पत्रकार मैं और आप जब इस चीज को कहें कि जब हम किसी तरह के पत्रकारिता पर अंकुश लगाने की बात करते हैं या उसको रोकने की, ढांकने की बात करते हैं, तो हम सब उसके खिलाफ खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमारा सेल्फ रेगुलेशन तो है। लेकिन जब स्थितियां इस तरह से आ जाएं कि पत्रकार देश के खिलाफ लिखने लगे, हालांकि अभी तमाम सारे आरोप हैं और इन आरोपों को सिद्ध होना बाकी है, उसके बावजूद कुछ नियमावली, कुछ नियम, कायदे, कानून पत्रकारों के लिए विशेष तौर पर लिखने, लिखाने के लिए, दिखाने के लिए होने चाहिए। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो ये कि जब हम विदेशी फंडिंग की बात करते हैं तो मीडिया में फॉरेन फंडिंग कैसे होगी उसका एक सीधा सा रूट है। बहुत क्लियर, ट्रांसपेरेंट तरीका होना चाहिए। जब इस तरह से, जिसको हम कहते हैं ना, थोड़ा सा एक अपारदर्शी जैसा सिस्टम दिखता है कि पैसे कहां से आ रहे हैं, कौन उसके पीछे है, कोई उसके पीछे जो कंपनियां हैं उनका कोई पता नहीं है कि उसके डायरेक्टरशिप किसके पास है, ओनरशिप किसके पास है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर कोई इस तरह की वेबसाइट पर, जिसका पूरी आप न्यूज क्लिक का पूरा चरित्र आप देख लेंगे तो उसमें खोज कर पहले तो जो पहले सरकार विरोधी मान लीजिए, लेकिन जो देश विरोध तक चले जाते थे उनको लोगों को उसमें शामिल किया गया। बाकायदा उस वेबसाइट का चरित्र आप देखेंगे तो कई बार वो जैसे वो एजेंडा ही इस तरह से चला रहा हो कि भारत को कमजोर करना है। अब उसके पीछे किसका मोटिव है?
वहां जाकर पत्रकारिता पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है, नरेंद्र मोदी की आलोचना तो यहां तक होती है कि जाने कितने पत्रकारों ने तो नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए उनकी मृत्यु तक की कामना कर डाली। आज तक उनके लिए कोई किसी ने टिप्पणी नहीं की, ठीक है सोशल मीडिया पर बातचीत हो गई। लेकिन जब आप उसको देश को कमजोर करने के तौर पर देखते हैं, भारत सरकार की किसी नीति को ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि सेना का मनोबल टूटता है, तब ये सवाल खड़ा होता है कि आप पत्रकारिता कर भी रहे हैं क्या। और यहां एक और सवाल खड़ा होता है, अगर कोई पत्रकार सचमुच पत्रकारिता भी कर रहा हो, उसको लग रहा है कि हमको सरकार की आलोचना करनी है, लेकिन वो ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जो विदेशी फंडिंग लेकर उसकी इस भावना का दुरुपयोग कर रही है, तो वहां भी सवाल खड़ा होता है। और वहां पत्रकारों को भी एक जगह जाकर सोचना चाहिए। और जैसे यूसी वेब और वीसी न्यूज के मामले में तो मैं खुद जानता हूं कि उनका पूरा एजेंडा था, वो भारत में आने के पीछे उनका एजेंडा ही था, और लंबे समय तक पत्रकारों को 50,000 से 1 लाख रुपए वो राइटअप लिखने के लिए देते थे, और उसमें वो उसी राइटअप को आगे बढ़ाते थे जिन राइटअप्स में भारत को एक तरह से कहें कि बैड लाइट में दिखाया जाता था, गलत तरीके से दिखाया जाता था। और वो आर्टिकल के बेस पे पेमेंट करते थे, तो लगता था कि वो तो लेख के लिए कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो उन्हीं आर्टिकल को, उन्हीं लेखों को बढ़ाते थे जो भारत विरोधी होते थे। पत्रकार के तौर पर आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप कहां सरकार विरोध तक हैं, कहां आप देश विरोध तक चले गए। और अगर आपको इतना नहीं समझ में आता है तो कम से कम पत्रकारिता जैसी चीज आपको नहीं करनी चाहिए। न्यूज क्लिक के मामले में साफ साफ दिख रहा है जो गंभीर आरोप है, जाहिर है उसको अभी साबित होना होगा, अदालत में हो जाएगा, लेकिन आज की तारीख में जो दिख रहा है वो फंडिंग बाहर से आई, उस फंडिंग का उपयोग भारत को कमजोर करने के लिए किया गया, ऐसा दिख रहा है, जो बेहद गंभीर मसला है। जी जी, एक सवाल मैं चड्ढा जी से लेना चाहूंगा कि चड्ढा जी, जब कहा कि ये अदालत में आरोप साबित होना होगा, पुलिस के लिए इसको साबित करना कितनी बड़ी चुनौती। आगे ये केस अब चार्जशीट फाइल हो गई है तो कैसे चलेगा? और क्योंकि कपिल सिब्बल का एक स्टेटमेंट कुछ दिन पहले का आ रहा था कि ये सब कुछ फ्रॉड है, अदालत में टिक नहीं पाएगा, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये मैंने वो जो इतने डॉक्यूमेंट्स, जैसा जिसका वर्णन आपकी रिपोर्ट में भी था कि ढेरों ढेर डॉक्यूमेंट हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉनिक जो प्रूफ्स हैं वो अगर नहीं होते तो चार्जशीट कैसे बनती? पहली चीज प्रूफ है, और जो ये बात नियत है वैसे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव दिस टाइप ऑफ केसेस कि किस प्रकार से, तो वो एक अपने आप में एक चैलेंज होगा प्रोसिक्यूशन के लिए, नंबर 1। नंबर 2, अब इसके बाद होगा क्या वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अब अगर कोई एक और एडिशनल चार्जशीट आनी है तो वो आएगी, उसके बाद उसकी कॉपीज सप्लाईज की जाएंगी एक्यूज पर्संस को, और एक्यूज पर्संस को ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कोर्ट करेगी वहां पे कि ये आपके खिलाफ गुनाह बनते हैं, इस पे आपका क्या कहना है। तो अगर कोई बहुत ही प्राइमा फेसी चीज, एकदम ऑन द फेस ऑफ इट कोई चीज आती है, वो दर्शा के ही चार्ज को ड्रॉप किया जा सकता है। उसके बाद जो चार्ज कोर्ट फ्रेम करेगी, उस चार्ज को लेके ट्रायल होगा। उस ट्रायल में पहले जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने सारे विटनेसेस पेश करेगी और अपने केस को एस्टेब्लिश करने का प्रयास करेगी। तदुपरांत ही जो एक्यूज पर्सन है उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप कुछ कहना चाहते हैं, किसी को विटनेस बुलाना चाहते हैं तो वो लोग बुलाएंगे, और उसके बाद उन विटनेसेस का जो भी एक जो उनके द्वारा कही गई चीजें होंगी और जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे कोर्ट के आगे, उसके आधार पे कोर्ट निर्णय देगी कि क्या जो अभियुक्त हैं ये इस चीज के लिए लायबल हैं और इस तरह का कृत्य उन्होंने किया है कि नहीं। जी 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 जी, एक आखिरी कमेंट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देश की जनता तो निश्चित तौर पर इस केस को देखना चाहेगी कि इसका परिणति किस तरह से होगी। तमाम राजनेता भी इस पर आंखें लगाए होंगे कि इसकी परिणति क्या होगी इस केस की, क्योंकि चीनी एजेंडे का प्रसार देश में किए जाने की बात हो रही है। इसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए जाते रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर, और मुझे लगता है ये जांच एजेंसियों के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसे मामले अगर अंतिम जिसको कहते हैं ना कि न्याय तक नहीं पहुंचेंगे या उस मामले में कोई छूट जाएगा तो फिर बड़े सवाल खड़े होते हैं। तब ये सवाल निश्चित तौर पर खड़े होंगे, क्या पत्रकारों के खिलाफ कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स की गई, जानबूझकर उन्हें फंसाया गया। और ऐसे में ये जिम्मेदारी उन एजेंसियों की बनती है जिन एजेंसियों ने चार्जशीट दाखिल की, जो पुलिस की एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, कि वो इस मामले को जो सबूत हैं, जो तथ्य हैं, उसके आधार पर परिणति तक पहुंचाए।
जी निश्चित तौर पर तो सभी की निगाहें इस पर होंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का और संजय कुमार चड्ढा जी का, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। और इसके बाद हम 24 की चुनौती की बात करें। बताएं आपको कि किस तरह से चुनावों का जो रण है वो चल रहा है और किस तरह से जो सियासी तपिश है वो रोज बढ़ रही है, उसकी बात करें। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान। एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। और लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी दल अपनी रणनीति को धार देने के साथ ही अब उसे अमली जामा पहनाने में जुट गए हैं। बीजेपी ने जहां राजनाथ सिंह की अगुवाई में अपने चुनाव घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया, तो वहीं तमाम दलों के प्रत्याशी दूसरे चरण के लिए पर्चे दाखिल कर रहे हैं। चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही सभी दल अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र समिति की घोषणा कर दी है। इस समिति में 27 सदस्य हैं, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। निर्मला सीतारमण को समिति का संयोजक बनाया गया है और पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने चुनाव घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता शिवराज पाटिल की बहू डॉक्टर अर्चना पाटिल चाकुरकर शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गईं। महिला रिजर्वेशन, नारी शक्ति वंदन महाविधेयक जो उन्होंने लाया है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। लोकसभा चुनाव के लिए नागपुर से भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर सेंट्रल क्षेत्र में रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री V मुरलीधरन ने केरल में अटिंगल निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री और तिरुवनंतपुरम से भाजपा प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। चंद्रशेखर का सीधा मुकाबला 3 बार से लगातार सांसद शशि थरूर से होगा। चेन्नई सेंट्रल से भाजपा उम्मीदवार विनोज P सेल्वम ने भी चुनाव प्रचार किया। भाजपा ने विनोज P सेल्वम को चेन्नई सेंट्रल सीट पर चुनावी मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर बूथ विजय अभियान का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रदेश के हर घर में भाजपा का झंडा लगाने का काम दिया है और भाजपा को अपने बूथ में जीत दिलाने का संकल्प दिलाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा से भाजपा उम्मीदवार अजय टम्टा के समर्थन में रोड शो किया। जनता ने भी बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। जोधपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया।
शेखावत को लगातार तीसरी बार पार्टी ने जोधपुर सीट से उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। भजनलाल शर्मा ने दावा किया है कि राजस्थान की 25 सीटें भाजपा जीतेगी और जीत का अंतर भी बहुत बड़ा होगा। मुझे विश्वास है कि राजस्थान 25 सीट तो जीतेंगे, लेकिन अब की बार जो मार्जिन होगा वो बहुत बड़ा होगा। बिहार में एनडीए की सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने सभी 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इस बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति पारस ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता बताया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी की तस्वीर के साथ शेयर किए एक पोस्ट में पशुपति पारस ने लिखा, हमारी पार्टी रालोजपा एनडीए का अभिन्न अंग है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भी नेता हैं और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए पूरे देश में 400 प्लस सीट जीतकर तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से सरकार बनाएगी। साथ ही बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करने में हमारी पार्टी का पूर्ण समर्थन है और रहेगा। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में 60 सीटों में से सीएम पेमा खांडू और डिप्टी सीएम चौना मीन समेत बीजेपी के 10 विधायकों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हम आपको बता दें कि जहां पर अब चुनाव प्रचार तेज हो रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, उसी समय बीजेपी ने अपनी 8वीं सूची भी जारी कर दी है। 11 प्रत्याशियों की यह सूची है जिसमें 3 स्टेट्स ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के नाम शामिल हैं। अगर हम प्रमुख नामों की बात कर ले, जाजपुर, ओडिशा में जाजपुर से डॉक्टर रविंद्र नारायण बेहरा को बीजेपी ने टिकट दिया है। श्री सुकांत कुमार पाणिग्रही को कंधमाल से टिकट दिया है, जबकि कटक से श्री भर्तृहरि महताब को टिकट दिया गया है। इसी तरह से पंजाब से 6 उम्मीदवारों की सूची घोषित की गई है और इसमें गुरदासपुर से दिनेश सिंह बब्बू, इसके साथ ही साथ अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू और जालंधर से सुशील कुमार रिंकू, लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू, जबकि फरीदकोट से हंसराज हंस को टिकट दिया गया है, जबकि पटियाला से परनीत कौर पूर्व केंद्रीय मंत्री उनको टिकट दिया गया है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल की अगर बात कर ले तो पश्चिम बंगाल से भी 2 प्रत्याशियों की सूची है। इन 11 नामों में 2 प्रत्याशी जो है पश्चिम बंगाल से हैं। झारग्राम से डॉक्टर प्रणत टुडू और इसके साथ ही साथ बीरभूम से देबाशीष धर जो कि आईपीएस। तो ये नाम 11 नामों की 8वीं सूची बीजेपी की ओर से जारी की गई है। तो एक और जहां चुनाव प्रचार तेज हो रहा है, वहीं बिहार की सियासत में नित नया सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। महागठबंधन में महाभारत छिड़ गई है। इस सियासी जंग की वजह है पूर्णिया की लोकसभा सीट, जहां महागठबंधन के ही 2 उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं। तो वहीं इस चुनाव में दल बदल भी लगातार जारी है। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में महाभारत छिड़ गई है। इस सियासी जंग की वजह है पूर्णिया लोकसभा सीट, जहां महागठबंधन के ही 2 उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं। पप्पू यादव द्वारा पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा किए जाने के बाद पूर्णिया में सियासी हलचल तेज हो गई है। पप्पू यादव जहां कांग्रेस का झंडा लेकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडी महागठबंधन की सदस्य पार्टी आरजेडी पहले ही इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। कांग्रेस की झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है और वो झंडा मेरे हाथ में होगी और जनता उस झंडे को 26 अप्रैल को स्थापित करेगी। हमारे आदरणीय पप्पू जी हैं, तो जो है कि पार्टी का उसको निभाना चाहिए। कांग्रेस में है, फिलहाल ही कांग्रेस में अपना पार्टी को विलय किए हैं और पूरे देश का लड़ाई है, पूर्णिया का लड़ाई नहीं है। तो पूरे देश का लड़ाई में इस तरह से कहेंगे तो अच्छा बात नहीं है। पप्पू यादव उस असफल डॉक्टर की तरह हो गए हैं जो एक लकवाग्रस्त आदमी को ठीक करने में पूरा जोर जान लगाए हुए है, और लकवाग्रस्त आदमी ठीक होना नहीं चाहता है। कांग्रेस ठीक होना नहीं चाहती है, पप्पू यादव ठीक करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। दोनों अपनी समस्या से परेशान हैं। इंडी गठबंधन के तहत बिहार की आरा, काराकाट व नालंदा,
झारखंड की कोडरमा और अगियाओं सू विधानसभा उपचुनाव के लिए भाकपा माले ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। कर्नाटक से 2004 से 2009 तक सांसद रही डॉक्टर तेजस्विनी गौड़ा जयराम रमेश और पवन खेरा की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हो गईं। It is Indian National Congress they picked me to fight against the former Prime Minister of India, Shri Devegowda ji in Karnataka. रविवार को होने वाली इंडी गठबंधन की इस रैली के बारे में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये किसी एक दल या व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। इस रैली में इंडी गठबंधन के सभी 18 घटक दल शामिल होंगे। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसमें शामिल दलों के नेताओं को कोई भी पूछने वाला नहीं है। जनता ने इन्हें अस्वीकार कर दिया है। व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। दूसरी बात मैं कहूं, ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है। कुछ 28 पार्टियां इसमें शामिल हैं। इनको राज्यों में कोई भी नहीं पूछने वाला है, इसलिए कहीं भी मौका देखते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, अपना भाषण देने की कोशिश करते हैं। आज जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया है और जनता इनको पसंद नहीं कर रही है। इस बीच तमिलनाडु में चेन्नई सेंट्रल से डीएमके उम्मीदवार दयानिधि मारन ने प्रचार किया। मारन ने चेन्नई मध्य सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वो इसी सीट से सांसद हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी रणनीति में कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। मुद्दों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन जनता को ही तय करना है कि सत्ता की चाबी वो किसे सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कुछ दिन पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के एक्स हैंडल ने रेखा पात्रा की कुछ निजी जानकारियों का विवरण पोस्ट किया गया था। इस मामले को लेकर रेखा पात्रा हमलावर हैं। रेखा पात्रा ने इसे निजता का उल्लंघन बताते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज की है। रेखा पात्रा बीजेपी की उम्मीदवार भी हैं और जो घटना हुई थी उसमें वो पीड़ित भी बताई जा रही है। इस घटना के विरोध में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी बशीरहाट पहुंचे और रेखा पात्रा के साथ एक रैली का उन्होंने नेतृत्व किया। उन्होंने दावा किया कि बशीरहाट के लोगों ने मिलकर संदेश खाली और बशीरहाट के टीएमसी अपराधियों को सबक सिखाने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से भाजपा उम्मीदवार रेखा पात्रा ने टीएमसी उम्मीदवार देबांगशु भट्टाचार्य के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। रेखा पात्रा ने देबांगशु भट्टाचार्य पर उनकी व्यक्तिगत जानकारी और बैंक खातों का विवरण सार्वजनिक करने का आरोप लगाया है। देबांगशु टीएमसी आईटी सेल के प्रभारी और तमलुक से उम्मीदवार हैं। भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद निर्वाचित श्रमिक भट्टाचार्य ने भी सोशल मीडिया में व्यक्तिगत विवरण के इस तरह के प्रदर्शन की आलोचना की। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी टीएमसी की ऐसी हरकत की निंदा की है। जिन लोगों ने रेखा पात्र की निजी सूचनाएं सोशल मीडिया पर साझा की है, मैं ऐसे लोगों के लिए सजा की मांग करता हूं। रेखा पात्र को तृणमूल के खाते से कोई सहायता नहीं मिलती, बल्कि वो करदाताओं का पैसा है। उस पर जितना अधिकार ममता का है, उतना ही रेखा पात्रा का भी है। रेखा पात्रा संदेश खाली की पहचान है। पश्चिम बंगाल के लोग संदेश खाली की घटना पर दुखी हैं और ये न्याय के लिए समर्थन में हैं। संदेश खाली के गुंडों को हराने के लिए बसीरहाट के लोग भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे। रेखा पात्रा एक साधारण महिला से निकलकर आज रेखा पात्रा पूरे बंगाली परिवार का चेहरा बन गई हैं। जो भी हुआ है उसका पूरा श्रेय ममता बनर्जी को जाता है। इस समय पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है, इसलिए अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए टीएमसी कन्याश्री और लक्ष्यश्री जैसी योजनाओं की सहारा ले रही है। दीदी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो
खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से आज 4 विभूतियों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये पुरस्कार प्रदान किए। देखिए हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को देश की 4 विभूतियों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर शामिल हैं। इन सभी चारों हस्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। इनके परिजनों ने राष्ट्रपति से सम्मान लिया। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का भारत रत्न अवार्ड उनके बेटे PV प्रभाकर राव ने प्राप्त किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। यह पुरस्कार चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने प्राप्त किया। इस मौके पर उनके पोते जयंत चौधरी ने खुशी जाहिर की। परम सौभाग्य है और मेरे जीवन के सबसे खास पल आज हमने यहाँ बिताए हैं। ये सब देशवासियों के लिए समर्पित है। चौधरी साहब जिस समर्पण भाव से देश के लिए उन्होंने काम किया, देश में जो सबसे गरीब समाज, वंचित समाज के लोग थे, जो गांव में रहते हैं, मेहनत करते हैं, उनके उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। आज वे सब लोग गर्व महसूस कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर ने प्राप्त किया। इस मौके पर उनके बेटे ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। बात करते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ। भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देखा, समझा, बूझा। मरणोपरांत उन्हें 36 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च अवार्ड देने का काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। देश में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार MS स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने प्राप्त किया। डॉक्टर MS स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने अपने दिवंगत पिता को सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर की। नहीं, आज तो बहुत खुशी का दिन है। उनकी पूरे जीवन उन्होंने फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए काम किया और वो चाहते थे कि भारत में फूड सिक्योरिटी हो और सब लोगों को सफिशिएंट खाना मिले। तो इस चीज़ के लिए पूरा ज़िंदगी, जब तक उनकी लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई, तो वो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे थे। तो हमको बहुत खुशी है कि इसका रिकग्निशन आज मिला है भारत रत्न के रूप में। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित इस अलंकरण समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत बहुत से गणमान्य लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न मानव प्रयत्न के किसी भी क्षेत्र में की गई सर्वोच्च स्तर की असाधारण सेवा कार्य के सम्मान के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और खेल किस तरह से राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन सकते हैं, ये भी आपको खबर दिखाते हैं। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए देश के कोने कोने से खिलाड़ी दिल्ली पहुंचे हैं। इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को देश की संस्कृति, भाषा और खान पान से भी रूबरू होने का मौका मिल रहा है। खो खो के मंच पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर पेश करते हुए ये रिपोर्ट देखिए। साथियों, आप सभी देश को सिर्फ एक मेडल नहीं, सिर्फ सेलिब्रेट करने का, गर्व करने का अवसर ही देते, ऐसा नहीं है, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आप और सशक्त करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करता ये है राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का मंच, जहां देश के 27 राज्यों के 1300 से अधिक एथलीट अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को अपने खेल के साथ साथ देश के विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति को समझने का अवसर भी मिल रहा है। दिल्ली में आयोजित हो रहे खो खो चैंपियनशिप एक ऐसे मंच के रूप में सामने है जहां एथलीटों को देश की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का मौका भी मिल रहा है। Kerala and here food items and culture is very different and we can also taste very different foods. The taste of North Indian food is entirely different from Kerala and the accommodation and other facilities of senior national is very well. मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, पहली बार इतना सब कुछ देखा और मैट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था खेलने के लिए। फर्स्ट टाइम ही ऐसा हो रहा है कि डबल स्टेडियम में करा रहे हैं और रहने का भी होटल वगैरह में दे रखा है, बहुत अरेंजमेंट अच्छा है। खो खो को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने का बेड़ा उठाने वाले खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल का मानना है कि स्वदेशी खेल खो खो देश की माटी का खेल है। देश के हर कोने का प्रतिनिधित्व इस नेशनल चैंपियनशिप में है। इसमें 37 टीमें हैं, जिसमें हर राज्य और हर यूटी की टीम है। आप सोचो, सिक्किम की टीम है, दादर नगर हवेली की टीम है, लद्दाख की टीम है, दूर दराज अरुणाचल की टीम है। मतलब कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ की टीम ना हो। वहाँ के खिलाड़ी आते हैं, वहाँ के खिलाड़ी आपस में मिलते हैं और राष्ट्र में जो एकता का संदेश जाता है, जो श्रेष्ठता का संदेश जाता है, वो इन सबको मिलके जब वो एक साथ होते हैं तब उसका संदेश जाता है। वहीं आरएसएस के संपर्क प्रमुख रामलाल ने इस आयोजन में देश के कोने कोने से पहुंचे खिलाड़ियों की भागीदारी पर अपनी खुशी जाहिर की। बहुत छोटे छोटे प्रांतों का भी प्रतिनिधित्व यहाँ हो रहा है। लद्दाख की भी टीम है, मणिपुर की भी टीम है, सिक्किम की भी टीम है, दादर नगर हवेली की भी टीम है। तो बहुत छोटे छोटे प्रांतों की भी टीम है, सुरक्षा बलों की भी टीम है, रेलवे की भी टीम है, पुलिस की भी टीम है। तो बहुत आनंद की बात है। देश की एकता का प्रदर्शन खो खो के माध्यम से आज यहाँ हो रहा है इस नेशनल चैंपियनशिप में। स्वदेशी खेल खो खो इस राष्ट्रीय मंच पर खिलाड़ियों को एक सुखद अनुभव प्रदान कर रहा है। साथ ही देश के दूर दराज गाँव से निकले खिलाड़ियों में आत्मविश्वास जगाने का काम भी ये मंच प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में देश भर से दिल्ली पहुंचे खिलाड़ियों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत का नजारा साफ नजर आ रहा है। इस मंच पर खिलाड़ी न सिर्फ अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि आपस में अपनी भाषा संस्कृतियों का भी आदान प्रदान कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इस तरह के खेल आयोजन न सिर्फ देश में खेलों को बढ़ाने के लिए भी जरूरी हैं, बल्कि देश के युवाओं को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए भी काफी मायने रखते हैं। कैमरामैन शारदा के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जाएंगे देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिन्हें आप देखिए फटाफट अंदाज में, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने सफल एंटी पायरेसी ऑपरेशन में ईरानी जहाज अल काम्बर को समुद्री डकैतों के कब्जे से मुक्त करा लिया है। वहीं अपने पराक्रम में भारतीय नौसेना ने 9 सशस्त्र समुद्री डकैतों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। भारतीय नौसेना ने बताया कि इस ऑपरेशन को इंडियन नेवी के 2 वॉरशिप की मदद से अंजाम दिया गया था। राजस्थान का आज 75वां स्थापना दिवस है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई। सरदार पटेल के प्रयासों से 22 रियासतों के विलय के बाद ये संभव हो पाया था। राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। राजस्थान दिवस पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में आज सुबह बड़ा हादसा हुआ है। देवरिया के भलुवनी कस्बे के पास डुमरी गांव में गैस सिलेंडर फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक महिला समेत 3 बच्चे शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज से देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में फिर से तेज वर्षा और तूफान की आशंका जताई है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कई स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं ओडिशा, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, झारखंड और बिहार में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है।
देश के मैदानी राज्यों में जहां धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं पहाड़ी राज्यों में अभी भी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और रोहतांग के अटल टनल में आज ताजा बर्फबारी हुई है। आज रंग पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। ये होली के 5वें दिन यानी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इसे कृष्ण पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं कुछ जगहों पर इसे देव पंचमी और शिव पंचमी भी कहते हैं। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।